बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू 365 डिग्रीज। काजी फायज ईसा का अदालती कार्रवाई में आखिरी दिन और बुशरा बीबी को रिहाई मिलना महज हुस्न इत्तेफाक या फिर कुछ और। आखिरी रोज अदालती कार्रवाई में काजी फायज ईसा ने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनका एक रिमार्क है जो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए मुझे और बर्दाश्त कर लें। लेकिन आखिरी दिन पर मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिख दिया है वो जो है मुझे लगता है आखिरी दिन भी उनके लिए परेशानी का बायस बन रहा है। उन्होंने लिखा है कि जब सियासतदान अपने मफाद के लिए अवामी मफाद को तर्क कर देते हैं तो मुल्क तबाह हो जाते हैं, तबाही की तरफ चले जाते हैं। हम इक़्तिदार में रहते हुए अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं और तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती। इसके अलावा मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खुसूसी बेंच में बैठने से भी माजरत कर ली। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने आखिरी रोज़ चैम्बर वर्क करेंगे। वो कल उनका आखिरी रोज़ चैम्बर वर्क में गुजरेगा। आज रात उनके फेयरवेल डिनर्स भी हो रहे हैं और काजी साहब जो है उनके लिए एक फुल कोर्ट रेफरेंस भी सुबह 10:30 बजे मुनक्किद किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब इसी दौरान हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी ख़बर ये भी थी कि बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। बुशरा बीबी की रिहाई उसी दिन, आखिरी दिन काजी फायज ईसा साहब के। लेकिन हमें एक और चीज़ याद रखनी चाहिए जिसकी वजह से मैंने कहा कुछ और। वो कुछ और ये है कि हम ये भी जानते हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह पर PTI की PR और लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग जारी है। वो बरतानिया के अरबपति हों जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाकर कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें रिहा किया जाए, या फिर वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के डेमोक्रेटिक मेंबर्स हों। 60 के करीब मेंबर्स ने अमेरिका में अपने सदर जो बाइडन को ख़त लिखा है और कहा है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके ऊपर झूठे 200 केसेस बनाए गए हैं। तो यकीनन अब आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहता हूँ। वज़ीर कानून साहब ये कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद आइनी बेंचेस अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देंगी। यकीनन पूरी कौम इंतज़ार कर रही है 26वीं आइनी तरमीम के बाद कि आइनी बेंचेस बने, जिनके लिए कहा गया था कि 40% केसेस इन आइनी बेंचेस में चले जाएंगे और फिर आवाम को जल्दी रिलीफ मिलेगा। फ़िलहाल तो इस 26वीं आइनी तरमीम के अंदर माहिर कवानीन जो है, माहिर कानून, मुख्तलिफ एडवोकेट्स हजरात जो हैं बहुत सारे नुक्स भी निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इसके अंदर लीगल प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं जिनके लिए 27वीं तरमीम भी लानी पड़ेगी। लेकिन हर किसी का यही सवाल है कि क्या गरीब आदमी को भी जल्दी इंसाफ मिलेगा? क्या PTI को रिलीफ मिलने जा रहा है? जिस तरह पहला रिलीफ बुशरा बीबी है, दूसरा रिलीफ इमरान खान की आज़ादी होगी। क्या नए चीफ जस्टिस के आने के बाद निज़ाम अदल में वो बेहतरी आएगी जिसकी आवाम को तवक्को है? क्या माशी बेहतरी जो हो रही है, स्टॉक मार्केट रोज़ ऑल टाइम हाई कर रही है, क्या वाकई मीशत बेहतरी की तरफ जा रही है, या हमें कर्जे ज़्यादा मिल रहे हैं इसीलिए हमारी मीशत बेहतरी की तरफ जा रही है? इसके ऊपर हम सवाल उठाएंगे। और आज हम ये भी जानते हैं कि 77 साल हो गए, 77th फाउंडिंग डे है आज आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। उनकी जिद्दोजहद आज भी जारी है और वो भारतीय मज़ालिम आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आज जश्न का समा है, आज़ादी के दिन के ऊपर जश्न मनाया जा रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेरे साथ कमाल पैनल होगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नवीद हयात मलिक साहब, ज़मीर हैदर साहब, सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन। इनसे गुफ्तगू मैं करूँगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मेहमानों का जिन्होंने मुझे इस वक्त ज्वाइन कर लिया है। हसन रजा पाशा साहब, किसी तरफ के मोहताज नहीं, सीनियर कानूनदान, बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। नवीद हयात मलिक साहब, लॉ एक्सपर्ट, थैंक यू सो वेरी मच मलिक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। ज़मीर हैदर साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, साफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन है। ज़मीर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। हसन रजा पाशा साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। काजी फायज ईसा साहब की अदालती कार्रवाई का आखिरी रोज़, बुशरा बीबी को रिहाई मिलना महज हुस्न इत्तेफाक या आपकी नजर में कुछ और? मेरा ख्याल है कि इसको हुस्न इत्तेफाक ही करार दे दिया जाए और इसको इससे कनेक्ट ना किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कल उनकी बेल हुई थी और जो प्रोसीजर था रोपकार वगैरह का उसको एक दिन लग गया और आज रोपकार इशू हुई और उनको रिहाई मिल गई। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब इस तरह की वो ना तो उन्होंने कोई रुकावट डाली हुई थी और ना ही इस किस्म की वो शख्सियत थी कि इस लेवल पे आके वो बात करते।
एक उनका बुशरा बीबी का एक राइट था जो उन्हें मिला। ये कोई ना तो डील मुझे लग रही है और ना ही मुझे ऐसे कोई सूरत नज़र आ रही है कि ये इसको आप नथी करें जस्टिस काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट के हवाले से। मैं समझता हूँ कि उनकी रिहाई में अभी भी ताख़ीर हुई है, उनको बहुत पहले ये रिलीफ मिल जाना चाहिए था। बहुत पहले ये रिलीफ मिल जाना चाहिए था, आपकी नज़र में ताख़ीर हुई है। लेकिन मलिक साहब, कहा जा रहा है कि रोप कार को रिलीज़ होने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर फैसल वाडा साहब जो हैं तो आज़ाद सेनेटर, लेकिन आज़ाद सेनेटर की हैसियत से ख़बरें उन तक बहुत आज़ादी से पहुँच जाती हैं, और उनको रात को पता चल गया था कि तोशा 3 नहीं आएगा, आज़ादी होगी, जबकि PTI वाले तोशा 3 की तैयारी कर रहे थे। योर व्यूज़ ऑन इट मलिक साहब। सर, एक तो जो बुशरा बीबी को बेल दी गई है, बेल नॉर्मली जहाँ पे कोर्ट देखती है कि कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसमें जो है उनको ग्रांट दी जाए, ये बेल होना इसका मतलब ये मलिक नहीं है कि जो साहब, केस के खिलाफ मलिक वो साहब, आई एम केस सॉरी टू ग्राउंडलेस है इंटरप्ट, या आई एम वो सॉरी टू चार्ज इंटरप्ट। ग्राउंडलेस है। बेल एक राइट है एक अक्यूज का, और किसी भी अक्यूज को जब सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जो है वो इस तरफ इशारा करते हैं कि अभी ये केस फर्दर इंक्वायरी का है, कंटिन्यू नवीद साहब, आपकी आवाज सही हो गई, प्लीज, सॉरी, तो वो बेल जो है वो उसको मिल जाती है। अब जो रोपकार का एक दिन बेल, जी, जो रोपकार है उसका डिले होना, ये मेरा ख्याल है कि जो पार्टीज हैं उन पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने बेल बॉन्ड्स कितनी देर में जमा कराए हैं। जब एक ऑर्डर हो जाता है तो फिर आपको बेल बॉन्ड जमा कराने होते हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट ऑर्डर करती है कि इतनी अमाउंट का बेल बॉन्ड जमा कराया जाए, वो बेल कराने में देर हो सकती है या बाद में कोर्ट टाइम खत्म हो सकता है। ये कोई ऐसा इशू नहीं है, रूटीन की बात है। आज भी हमारे 3-4 जो लॉयर्स के ब्रदर्स थे उनकी बेल थी, बेल हमारे करवा ली, लेकिन उपकार नहीं हो सकी, कोर्ट टाइम खत्म हो गया। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसा किया गया कि उसको एक और दिन जेल में रखा जाए। ये रूटीन की बातें हैं, रूटीन की बातें हैं, राइट। ज़मीर हैदर साहब, आपकी नज़र में जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनली बड़ी लॉबिंग की जा रही है इमरान खान की टीम की तरफ से। देखिए, इंटरनेशनल जो लॉबिंग है दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट, या इम्पैक्ट क्या मतलब, ऑफ कोर्स केसेस तो जैसे थे सबको मालूम था, तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे बेल तो एक्सेप्ट होनी थी, उनको रिहाई तो मिलनी थी। और बट लेकिन ये अच्छी चीज है कि फ्रिवलेस किस्म के केसेस मजीद नहीं बन रहे, और जो हैं उनमें वो यकीनन अभी उनको बेल मिली है, केस चलेगा, केस आगे चलेगा। ये एक राइट है किसी का भी कि मतलब वो जब तक 100% गिल्टी डिक्लेयर नहीं होते तब तक उनको सजा नहीं दी जा सकती। बट वो जो आपने बड़ी दिलचस्प बात की ना कि जो फैसल वाडा साहब हैं उनको पता लग जाता है, तो एक्चुअली अब जो बेसिक चैलेंज था कि 26वीं तरमीम जो है दैट वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड डियर टू द गवर्नमेंट, और वो उसमें दे हैव सेल्ड थ्रू। और अब मेरा ख्याल में शायद ये चीजें इतनी इसी तरह मेरिट पे भी होती रही, और क्योंकि मैं इसको कोई डील या कोई स्पेशल फेवर नहीं समझूंगा, जिस तरह के केसेस थे उस तरह के फैसले आते जाएंगे, मेरिट पे केस हैंडल किए जाएंगे, मेरिट पे ही फैसले होंगे। क्योंकि अब अगर मेरिट से तजावज करने की कोशिश की जाएगी या किसी को फेवर देने की कोशिश की जाएगी, डील की कोई बात की जाएगी, तो वो बहुत जल्दी पब्लिक हो जाएगी, वो बहुत एकदम सामने आ रही कि जी ये चीजें थी। अब अगर आप इसको, जो काजी फायज ईसा साहब की बात आप कर रहे हैं, तो आप इसको एक ये एंगल भी तो दे सकते हैं कि जी उधर 26वीं आईनी तरमीम किस तरह होगी, कैसे हुई, वो सबको मालूम है, लेकिन हो सकता है कि उसके बदले में बुशरी को रिहाई मिली हो, कुछ लोग जो चले गए, तो इस तरह तो फिर मफरूजों पे बात की जाए तो फिर बहुत सारे हैं। करेक्ट। अब ये भी हो सकता है कि जी कोई पता नहीं बाइडन ने उठा के ऑनरेबल जज साहब को फोन कर दिया कि जनाब ये बुशरा बीबी को रिहाई दो, इट्स अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो जिसके ऊपर वो जो 60 कांग्रेसमैन ने लेटर जो बेस्ड है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द ह्यूमन राइट्स, कि जी ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। फिर जो आपकी 26th अमेंडमेंट के ऊपर जो रिएक्शन आया उस पर उसको भी यही कहा जा रहा है कि एक तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, दूसरा
जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो खत्म हो रहा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बीइंग क्वेश्चन, दिस 26th अमेंडमेंट। और दूसरा आपने वो सही बात की कि क्लैरिटी नहीं है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उसके ऊपर एक बेंच बनना है, 2 बनने हैं, और फिर कितने जजेस होंगे, तो लाइक देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या एक ही सीनियर मोस्ट जज या चीफ जस्टिस वो दोनों बेंच को हेड करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को और फिर रूटीन के बेंचेस को भी। तो वेयरिंग 2 हैट्स का सवाल आ रहा है कि एक कोई जज जो है वो he'll be wearing the 2 hats, one heading of the constitutional bench, और साथ ही जो दूसरे बेंच होंगे उनको भी हेड करेंगे। तो ये यहाँ पे बहुत कुछ है, और इस तरह से बात की है टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू द 26th amendment. There might be in near future a 27th amendment being introduced in the house, Right, और फिर उस पे देखा मेरा ख्याल है 27th, 28th और probably a little more is also being worked in, on उसके the ऊपर cards, on the काम cards. हो रहा है। राइट पाशा साहब, आपकी नज़र में आज का जो ख़त था मंसूर अली शाह साहब का, जो कहा कि लोग हमें देख रहे हैं, तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी, जो इक़्तिदार में आके अपने मफादात की खातिर मुल्क की मफादात को भूल जाते हैं, तो तबाही की तरफ बढ़ता है हमारा मुल्क। आपकी नज़र में ये वाला ख़त लिख कर वो उम्रे पे चले गए हैं, बोल दिया है कि मैं किसी खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, 26वीं आइनी तरमीम के बाद काजी फायज़ ईसा का आखिरी दिन चले जाएंगे वो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना कि काजी फायज़ ईसा साहब नहीं होते तो ये आइनी तरमीम नहीं हो सकती थी। हाउ डू यू सी इट सर? जतोई साहब, पॉलिटिकल बात तो मैं नहीं करूंगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी सोच है, अपना एंगल है, जिस तरीके से देखते हैं। लेकिन कुछ हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने जजेस को बहरहाल पोलिटिसाइज़ किया और तेरा मेरा जज कह के ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँचाई। आपको याद होगा कि माजी करीब में जस्टिस मंसूर अली शाह की पिक्स, बड़ी बड़ी पिक्स जो है वो गाउन पहने हुए उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी वेबसाइट पे लगाई, उनके ऑफिशियल पेज पे भी लगी, और फिर वो पोस्टर्स भी लेके निकले कि हम मेरा चीफ जस्टिस फलां। तो जब ये चीज़ हुकूमती बेंचों की तरफ आई और उन्होंने देखा कि इस तरीके से काम चल रहा है, तो यकीनन वो रिजेंटमेंट होना शुरू हुई और आज ये दिन हमें देखना नसीब हुआ। और मैं यही अर्ज़ करता था, और मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि जब भी मुझे पॉलिटिकल पार्टी के दोस्त मिले, चाहे नून के हैं चाहे पीटीआई के, उनको मैंने यही रिक्वेस्ट की कि अपने मेंबर्स, अपने जो वर्कर्स हैं, उनको आप ऑफिशियली मना करें कि किसी जज को आप अपना जज या तेरा या मेरा जज न कहें। जब भी आप इस तरह करते हैं तो जज पोलिटिसाइज होते हैं और जुडिशरी के लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और आज हम उसका अक्स देख रहे हैं। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये न जाने कब कहाँ ख़त्म होगा। इसको ख़त्म होना चाहिए। अब पॉलिटिकल लीडरशिप की तो अपनी सोच है, मैं तो उस पर कोई बाइंडिंग नहीं कर सकता, लेकिन इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी आप जजेस को अब साइड पे रखें, उनको अपना काम करने दें, आइन और कानून के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको वो अदा करने दें। जब आप पोलिटिसाइज करते हैं तो वो भी इंसान हैं, और उनको देखने वाले और केसेस का फॉलो अप करने वाले वो भी इंसान हैं, और वो इससे असर ले लेते हैं। और फिर जजेस भी जब ऑब्जर्वेशंस देते हैं तो उनका भी एक जो है वो क्वेरीज कर रहे होते हैं और क्लैरिटी ला रहे होते हैं उस मामले में, और वो वकला से क्वेरी करना जजेस का राइट है, और वो एक नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। अब वो जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, या जो ऑब्जर्वेशंस समाज के दौरान होती हैं, उसको भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर वहाँ से एक इमेज बिल्ड किया जाता है, और फिर फिक्स कर दिया जाता है कि ये जज जो है ये फ़लाँ साइड का है और फ़लाँ साइड का। तो मेरा ख्याल ये है कि हमें बतौर पॉलिटिकल लीडर ये रिकन्सिडर करना चाहिए अपने वर्कर्स को, अपने लीडरशिप को जो बाकी है, कि कम अज़ कम आप इनमें कम से कम मदाखलत करें इन जुडिशरी के मामलात में, क्योंकि पाकिस्तान की लास्ट होप जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। 25 करोड़ आवाम की लास्ट होप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और अगर हमने यही सिलसिला जारी रखा तो फिर ये जो इदारे की
जो है वो डिसइंटीग्रेशन का शिकार हो अब बताएं 27वीं और उसकी 28वीं तरफ तरमीम हम कब जा आ रही है रहे हैं। सर? आईनी बेंच कब बन रहे हैं आपकी नज़र में? सर मैं गुजारिश करता हूं कि जहां तक तो जतोई साहब आईनी बेंच का तल्लक है, इस तरमीम की जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हो गए हैं यस। और अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे को उन्होंने ओथ ले लेना है। उसके बाद जो अगला मरहला आना है वो आना है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि उन्होंने जुडिशल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन करनी है। अब उसके लिए क्या उन्होंने नए जजेस लेने हैं या इन्हीं जजेस में से लेना है? अगर इन्हीं जजेस में से लेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम और आएगी कि जिस मकसद के लिए बनाया गया वो फौत हो जाएगा कि अगर 5 जजेस लेके आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के उनको रखेंगे तो फिर बाकी जजेस कम होंगे। जो आवाम के आम लोगों के जो केसेस हैं, क्रिमिनल अपील्स, सिविल अपील्स, टैक्स मैटर्स, बाकी सारे जो हैं वो सारे फिर इल्तवा का शिकार होंगे। तो मेरा ख्याल है कि शायद ये नए जजेस भी रखें, तो जब वो रखेंगे तो ये इम्तहान होगा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे कि वो कौन सी स्लॉट लेते हैं, कौन से क्या वो काजी फायद ईसा को दोबारा रख सकते हैं सर? तौर पे जी काजी फायद ईसा को दोबारा रख सकते हैं सर? नहीं रख सकते जतोई साहब। उसकी वजह यह है कि एज लिमिट 65 ही है, 68 नहीं है। और काजी साहब अपने सर 27वीं तरमीम आ जाएगी सर, नो प्रॉब्लम। 65 करके मैं जो 27वीं तरमीम है ना, जो मुझे लग रहा है वो ये आएगी कि ये जो हुई है अभी तरमीम, इसमें मजीद क्लैरिटी लाने के लिए शायद लानी पड़ेगी। राइट सर, राइट सर। क्योंकि आपको याद होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक बना था जी जी 4-5-6 महीने के बाद, उसमें भी तरमीम आ गई, ऑर्डिनेंस लाया गया और उसकी असर रूह को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो भी मजबूरी बन गई कि एक जज साहब 2.5 महीने जो हैं वो उन्होंने कमेटी में बैठने से इनकार किया, बैरून मुल्क चले गए और मामला सारा रुक गया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई इदारा अपने ऑफिशियल वर्क को उसको रोका नहीं जा सकता, उसको रिडंडेंट नहीं करार दिया जा सकता। अलाउ मी मलिक साहब की तरफ जाऊं। पाशा साहब, विद योर परमिशन, सॉरी टू इंटरप्ट। पाशा साहब, आपकी नज़र में 27वीं तरमीम कब आएगी? आईनी बेंच कब बनेंगे? बिलावल साहब का कहना कि काजी ना होते तो फिर ये आईनी तरमीम नहीं आ सकती थी। काजी फायद ईसा को सियासी कर देता है ये बयान? जी सर, मैं ये समझता हूँ कि जैसे जी मैं पाशा साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि इसी तरह की बातें कर करके हमने जस्टिस मंसूर साहब जैसे एक बहुत अच्छे जज से हमें महरूम होना पड़ा। ये जो हमने बहुत अच्छे चीफ जस्टिस से हमें महरूम होना पड़ा। जज तो अभी भी हैं, बस उम्र पे गए हुए वापस आ जाएंगे। सोशल मीडिया पे करके हमने जस्टिस मंसूर साहब को कंट्रोवर्शियल कर दिया। जी 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 बहुत अच्छे चीफ जस्टिस साहब से महरूम होना पड़ा। और जो इन तीनों जजेस में से जो जस्टिस याह्या साहब का जो इंतखाब किया गया है, उसकी बेसिक रीजन ये है कि वो किसी ग्रुपिंग का ना हिस्सा रहे और ना उनके बारे में कभी किसी ने कोई बात की। हालांकि वो ये नहीं है कि वो गवर्नमेंट के फेवरेट हैं या किसी और के फेवरेट हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें सबसे बेहतर जो चीज देखी गई कि ना वो इस पूरे अरसे में आपको सुप्रीम कोर्ट में ग्रुपिंग नजर आई, लेकिन वो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नजर नहीं आए और ना ही उनके बारे में कभी सोशल मीडिया पे या किसी सियासी पार्टी के हवाले से या किसी सियासी वर्कर के हवाले से कोई ऐसी बात सामने आई। तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई सियासी पार्टियों को बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। और पाशा साहब की बात से इत्तफाक करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट से जिस दिन अवाम का एतमाद उठ गया, उस दिन फिर अलग हाफिज है हमारे मुल्क का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वो मुल्क की आला तरीन अदलिया है जहाँ पे अवाम को ये उम्मीद होती है कि वहाँ जाकर हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर वहाँ पे भी इंसाफ के लिए आपको साल साल धक्के खाने पड़े और फिर इतनी बड़ी तब्दीली करके भी आम आदमी को इंसाफ ना मिले, तो मैं समझता हूँ ये सारी जो जुल्म है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ा जुल्म है। जमीर साहब, अभी मलिक साहब कहते हैं कि अवाम को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में एतमाद है अवाम को। सर, मुझे तो बड़ा फासला नज़र आता है अवाम में और अदालतों में। लोग तो दुआएं देते हैं कि अल्लाह तुम्हें अदालतों से बचाए, कभी अस्पताल, थाने और अदालत का चक्कर ना लगाना पड़े तुम्हें। क्या ये फासले कम हो गए, एतमाद बहाल होगा, जजों के फड्डे इख्तलाफात एक दूसरे के साथ ख़त्म होंगे? क्या गरीब आदमी को इंसाफ मिलेगा इन तरामीम के बाद, या फिर ये सब
एक ड्रामा है सर। ये आप सही कहते हैं कि अल्लाह मियाँ अदालत, थाना और अस्पताल से इंसान को दूर रखे। लेकिन बात यह है कि इस इंप्रेशन को ठीक कौन करेगा? ये लीगल फ्रेटर्निटी की जिम्मेदारी है। मेरे ऑनरेबल 2 लॉयर्स में हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी जिम्मेदारी है बताना कि जनाब अदालतें सही काम कर रही हैं, अदालतें काम सही नहीं कर रही। ये इनका काम है, कंडक्ट का बताना इनका काम है कि ये जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, बी इट सुप्रीम कोर्ट, बी इट हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी में, उनके मुतालिक एक्सपोज कौन करेगा? देखिए, मैं और आपको तो मुझे तो नहीं मालूम ना कि हमारे लीगल मैटर्स किस तरह सॉल्व होते हैं। ये लीगल फ्रेटर्निटी इनको बहुत अच्छी तरह मालूम कि कौन सा जज जो है वो मेरिट पे फैसले कर रहा है, कौन सा जज जो है वो सोल्ड आउट है। इस किस्म की बातें होती हैं, इनको मालूम होता है। तो ये बेसिकली इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बताएं कि भाई ये जिस तरह अभी इन्होंने बात की कि नो डाउट याया अफरीदी ऑनरेबल चीफ जस्टिस टू बी मेड जो इन वेटिंग है वो कंट्रोवर्शियल आदमी नहीं है, बट व्हाट अबाउट हिज जजमेंट्स, वो भी हमें बताएं कि वो कैसी थी, उनका पेपर कैसा था। नो डाउट ये तीनों जो नाम गए ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और ऑनरेबल जस्टिस याया अफरीदी साहब, इन तीनों ने चीफ जस्टिस बनना था। और ये हम सबको मालूम था कि ये तीनों इस काबिलियत थी इनमें कि ये चीफ जस्टिस बन सकते थे। मुझे तो ये भी मालूम पड़ा है कि शायद एक पॉलिटिकल पार्टी ने, खासतौर पे मुझे कहा जा रहा है, आई डोंट नो, मुबैना तौर पे, कि पीपल्स पार्टी इन फेवर ऑफ मंसूर अली शाह साहब। अब ये यकीनन ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी प्रिवेल्ड। उन्होंने 2/3 का डिसाइड किया था, probably 2/3 वेंट फॉर याया अफरीदी। आई एग्री, बट क्राइटेरिया क्या था? मतलब मुझे ये भी बताया गया कि जी लॉ मिनिस्ट्री ने इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के आया था, ना सिर्फ जब से ये जज बने थे बल्कि इनका कंडक्ट एज द लॉयर्स भी हमने सामने रखा कि किस किस लॉयर थे, इनकी कॉम्पिटेंस लेवल क्या थी, फिर बीइंग जज ये कितने कॉम्पिटेंट थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वो तीनों कॉम्पिटेंट थे तो अफरीदी साहब अगर आ गए हैं तो 100 बिस्मिल्लाह। बट अब देखना ये है कि ट्रिकल डाउन इंपैक्ट नजर आएगा हमें कि नहीं आएगा। और वही बात जो आपने है कि आम आदमी का ज्यादा कंसर्न तो भाई फंसा हुआ है लोअर जुडिशरी में। आम आदमी का ज्यादा कंसर्न तो फंसा हुआ है बेसिकली थाने से। आम आदमी तो जलील होता है खास तौर पे थाने में जाके। थैंक यू जमीर साहब, जमीर हैदर साहब आपका बेहद मशकूर हूँ, हसन रजा पाशा साहब आपका मशकूर हूँ, नवीद हयात मलिक साहब आपके बेहद मशकूर हूँ कीमती वक्त के लिए। एक ब्रेक के बाद जिक्र होगा आज़ाद जम्मू और कश्मीर का 77वां यौम तासीस। स्टे विद अस। 24 अक्टूबर 1947 को आज़ाद जम्मू और कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनी। यह दिन कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद को सलाम पेश करने की अलामत है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो बड़े मौजूद मेहमान जिनको मैं इंतज़ार नहीं करवाना चाहूँगा, विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारीफ़ करवाऊँगा। राशिद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजवा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ब्रिगेडियर फ़ारूक, आई स्टार्ट विद यू। आपकी नज़र में यकीनन हमें बहुत सबक सीखना चाहिए तारीख से, और कश्मीरियों पे जो जुल्म हुआ है, जो भारत ने मजालिम ढाए हैं, व्हाट इज़ टू बी डन? दुनिया को कैसे उठाएं? अक़वाम मुत्तहिदा की तो कितनी करारदादें आ गई हैं। मिन हैसिल कौम हम क्या कर सकते हैं अपने भाइयों बहनों को, कश्मीरी भाइयों बहनों को भारत के जुल्म से आज़ादी देने वाले के लिए? फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही फरमाया इंट्रो में। आज एक बड़ा तारीख साज दिन है क्योंकि कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो आज़ादी की तहरीक है, वो तो यहाँ से शुरू हुई थी, लेड बाय सरदार इब्राहिम खान और कश्मीरी फ्रीडम फाइटर जिन्होंने डोगरा जो रूल था उसके खिलाफ उन्होंने जंग की। और ये जो हमारा खिता है आज़ाद जम्मू और कश्मीर, इसको एक आज़ाद रियासत के तौर पे ये इसको सेटअप किया। और ये तहरीक ये आज तक जारी है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 जंगें हुई हैं, और सिर्फ ये शोहदाए कश्मीर की शुरू 47-48 के नहीं, उसके बाद भी पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान ने
मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कश्मीर की फ्रीडम के लिए। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मुसलमानों के दुश्मन, कश्मीर के दुश्मन और पाकिस्तान के दुश्मन, जो ऑब्वियसली इंडिया उसमें लीड करता है, और जो बड़े अपने आप को प्लेयर समझते हैं यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है 1948 की, जिसमें कश्मीर में एक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को देना, प्लेबिसाइट होना है, उनकी मर्जी जो है उसको डिटर्मिन करना है, वो उन्होंने नहीं होने दिया। मैं अब कहना ये चाहता हूं कि इसका एक हल ये है कि ये तहरीक आजादी तो जारी है, लेकिन अब हमें पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल यकजा होकर, यकीनन हम अपने इकोनॉमिक मसाइल और पॉलिटिकल मामला के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन हमें कश्मीर कॉज को बिल्कुल अपना बैक बर्नर पे नहीं जाने देना, इसको जिंदा रखना है। ये नहीं है कि आज का दिन हो या 5 फरवरी का जो हम कश्मीर डे मनाते हैं, या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में हर साल जाके यूनाइटेड नेशन में तकरीर करते हैं, हर गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर गए हैं और बड़ी कश्मीर के लिए जो हम सपोर्ट का वहां पे ऐलान करते हैं, और बार बार कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए, कश्मीर का पीसफुल हल जो है वो निकाला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये रवायती बातचीत से हट के हर रोज हमें हमारे मीडिया को जिंदा रखना है कश्मीर के कॉज को, और ये एक ऑनगोइंग जंग है जो मीडिया के महाज पर, जो हमारे फॉरेन ऑफिस के महाज पर, जो जारी बात है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज डिप्लॉयड है आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर के डिफेंस के लिए, वो तो इंशाल्लाह मामला उसी तरह चलता रहेगा। ब्रिगेडियर जंजुआ साहब, आपकी नज़र में व्हाट इज़ टू बी डन, क्या हमारा लाहे अमल होना चाहिए, किस तरह हमें कश्मीर कॉज के ऊपर बात करनी चाहिए? देखिए, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि कश्मीर का एक कॉन्टेक्स्ट है और वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस, और उसके जो फैक्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रखना चाहिए, और हमारी जज्बाती वाबस्तगी, इखलाकी सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट वो हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ है। मगर फैक्ट्स ये हैं कि कश्मीर में जो आज यौम तासीस का दिन हम मना रहे हैं, उस दिन एक हुकूमत का इल्हाक, एक करारदाद पेश की गई, करारदाद इल्हाक कश्मीर, एक हुकूमत कायम पजीर हुई, और उस हुकूमत ने जो पूंछ में एक स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग हुई, तो ये समझने की बात है कि डोगरा इस्तबदाद के ख़िलाफ़ जो ये जिद्दोजहद पूंछ में शुरू हुई, इसको सरदार इब्राहिम ने बाद में लीड करना शुरू किया, और उसके बाद ये एक स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग थी। बहुत से एक्स सर्विस मैन थे जो वर्ल्ड वार 2 के बाद रिटायर होके यहाँ पे सेटल थे, तो उन्होंने डोगरा मुजालिम के ख़िलाफ़ ये स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग की और उनको वहाँ से मार भगाया। और उस वक्त हालात ये थे कि डोगरा हुक्मरान हरी सिंह अमलन अपनी अमलदारी खो चुका था, और उस वक्त वो उस अफरा तफरी के आलम में जब उसने देखा कि हालात बिल्कुल दगरगूं हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि जो एक लॉजिकल तरीका था कि मुसलमानों का एक मेजॉरिटी थी इस स्टेट में, और उससे पहले एक और फैक्ट ये है कि एक कराची एग्रीमेंट, जिसको कभी कभी हम गड़मड़ करते हैं दूसरे कराची एग्रीमेंट से जो 1949 में हुआ, ये एक पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था, जिसके तहत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने वो साइन किया, भारत ने वो साइन नहीं किया। कश्मीर के महाराजा का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया गया मगर उसने वो साइन नहीं किया। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब ये था कि पाकिस्तान के साथ जोग्राफिकल, ट्रेड और हर किस्म की लॉजिस्टिकल रवाबत मौजूद थे, और ये एक फितरी अमल था कि मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के नाते इसको पाकिस्तान में आना था। मगर एक जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ज़रिए उसने एक्सीड किया इंडिया को, जो कि एक कॉन्टेस्टेड इंस्ट्रूमेंट है, और उस पर एक किताब लिखी गई है एमिनेंट चर्चिलियंस। ये बड़ी मशहूर क्लासिक किताब है, और उसमें ये वाक़या दर्ज है कि जब हरी सिंह ने भारतीय जो फ़ौज है उसको देखा तो वो खुद हैरान हो गया, क्योंकि भारतीय अफवाज स्टेट में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले दाखिल हो चुकी थी, और उससे पहले महाराजा पटियाला के ट्रुप्स वो भी वहाँ पे मौजूद थे। ये तमाम किताबें
जो हिंदू मौरखीन की हैं, ये उनमें दर्ज हैं ये फैक्ट्स। तो इन फैक्ट्स को, इनडिस्प्यूटेबल जो हमारा केस है उसको जुटलाया नहीं जा सकता। और उसके बाद ये तो इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि जब आर्टिकल 6 के तहत नेहरू साहब खुद लेके गए ये कज़िया अक़वाम मुत्तहिदा में, और उसके बाद उनकी नीयत नहीं थी कि ये इस्तिस्वाब राय करवाते, और जब वो नहीं करवाते तो उन्होंने एक शिक रख दी कि यहाँ पे बेयर मिनिमम इंडियन फोर्सेस मौजूद रहेंगी और पाकिस्तानी सारी फोर्सेस वहाँ से इनखला करेंगी। मगर देखिए, ये एक और समझने की बात है कि यूएन रेजोल्यूशन 9151 यानी कि 1951 में 91 नंबर रेजोल्यूशन, उसके तहत ये भी कज़िया ख़त्म हो गया कि वो भारत कितने ट्रुप्स रख सकता है, और उसमें इसको डीलिंक कर दिया गया कि आप, उसने यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि आप इलेक्शंस करवाइए, हम उसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे कि यहाँ पे जो ट्रुप्स के रखने का जो एक शिक थी। मगर उसके बाद भी क्योंकि नेहरू साहब की जज्बाती वाबस्तगी थी, वो नहीं चाहते थे कि कश्मीर में इस्तिस्वाब राय हो। फिर शेख अब्दुल्ला जो उनके आलाकार बन गए थे, और उनको उन्होंने आर्टिकल 370 का एक कैरेट दे के अपना हमनवा बना लिया, मगर उसके बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया। और अब ये देखिए कि उन्होंने 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया, और उसके बाद वो रहा साहब प्रिटेंस भी ख़त्म कर दिया कि भारत अनेक्स नहीं करेगा, और यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को। और उसके बाद अब तक 53,000 लोग वो बेदखल हो चुके हैं, 15,000 लगभग कैद में हैं, और 6,000 के लगभग अमवात हो चुकी हैं, और 213 हफ्ते एक इंटरनेट का कंप्लीट ब्लैकआउट रहा है। पैलेट गन्स इस्तेमाल हुई हैं। जेनोसाइड वॉच ने ये कहा है कि हमारा ये जो 10 स्टेजेस होती हैं जेनोसाइड की, उसमें से 8वीं स्टेज तक कश्मीर पहुंच चुका है, और कोई ऐसा कानून नहीं है इंटरनेशनल लॉ का। ICCPR को ले लें आप, यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में, उसके ऑब्जेक्शंस को ले लें, तो वो भारत ने उसकी पामाली की है। मगर चूंकि वो तज़वीराती हलीफ है एक सुपर पावर का, तो उसको सरफे नज़र किया जा रहा है। ब्रिगेडियर राशिद एंड ब्रिगेडियर फारूक, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम का वक्त है। व्यूअर्स सोशल मीडिया पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।